नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप की नजर पूरी दुनिया की हलचल पर है। जी हां, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही शतरंज की बिसात में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ मोहरे तैयार कर लिए हैं। उन्होंने अपने लिए ही जाल बुन लिया है। वेनेजुएला पर हमला किया, अब निशाने पर ग्रीनलैंड है। नतीजा यह है कि नेटो के 8 देश एक साथ मोर्चा खोल चुके हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर सीधे सीधे सवाल है। डेनमार्क के पीएम ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ा तो समझो नेटो खत्म है। तो क्या नेटो अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाएगा? अब नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 तो यही कहता है। डेनमार्क जो है वो नेटो सदस्य देश है। नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी नेटो सदस्य मुल्क पर हमला होता है तो हमलावर के खिलाफ 32 देश एकजुट होकर एक्शन लेंगे, अटैक करेंगे, बदला लेंगे। तो क्या डेनमार्क में घुसने पर अमेरिका के खिलाफ नेटो कार्रवाई कर सकता है? फिलहाल 8 देश, फ्रांस, डेनमार्क और नेटो के 8 देश खुलकर सामने आ गए। इन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे, वॉशिंगटन से कुछ तय नहीं होगा। मामला सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, मामला दखल का है, दबाव का है, ताकत के प्रदर्शन का है और मामला नेटो का है। और क्लियर ग्रीनलैंड की चेतावनी है। साफ तौर पर कहा गया है डेनमार्क की तरफ से कि अगर कोई कदम उठाया गया तो समझिए कि नेटो का भविष्य भी पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। या तो अमेरिका को नेटो छोड़ना पड़ेगा या फिर नेटो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नेटो 2 फाड़ हो सकता है, आधे अमेरिका की तरफ, आधे डेनमार्क की तरफ, यानी कि ग्रीनलैंड की तरफ। तो क्या नेटो अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य अमेरिका से टकराव के मुहाने पर खड़ा है? डोनाल्ड ट्रंप वार्न कर रहे हैं, ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद। यानी अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने घुसने की कोशिश की तो अमेरिका के सामने नेटो की चुनौती खड़ी होगी। और यही वजह है कि दुनिया आज ट्रंप के हर शब्द को सिर्फ सुन नहीं रही, उसके मायने भी तलाश रही है। तो क्या अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य संगठन नेटो के खिलाफ लड़ेगा? आज इसी पर करेंगे डिटेल से चर्चा। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। बेशक वो सुपर पावर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से, उनकी हड़प नीति की वजह से अब अमेरिका पर भी संकट के बादल है, जंग के बादल है। पहले वेनेजुएला पर हमला करके उसका अधिकार छीन लिया गया और अब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान और मंशा दोनों ही ठीक नजर नहीं आ रहे। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अमेरिका एक बार फिर सुपर पावर होने की आड़ में दुनिया के नक्शे से खेलने की कोशिश कर रहा है और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहता है? लेकिन क्या ग्रीनलैंड अमेरिका में लाया गया तो डेनमार्क खामोश रहेगा, नेटो खामोश रहेगा? क्योंकि नेटो देशों ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर डेनमार्क की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ पीएम डोनाल्ड ट्रंप बढ़े तो फिर ये मामला सिर्फ एक देश का नहीं रह जाएगा। या तो नेटो खत्म होगा या फिर अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, बल्कि आकृति की चाबी भी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी का केंद्र और खनिज संसाधनों का खजाना। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर बार बार बयान दे चुके हैं और उनके ताजा बयानों के बाद दुनिया में हलचल मच गई है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? पहले आप ये सुनिए, उसके बाद इसका विश्लेषण और उस पर डिबेट। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place.
We need it for national security. We have to have it. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें ग्रीनलैंड चाहिए। नतीजा यह हुआ कि नेटो के 8 देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। फ्रांस, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, डेनमार्क, रूस, चीन सब इसके खिलाफ हो गए। लेकिन नेटो के जो 8 देश हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि ये तो वर्ल्ड सिनारियो है, चीन, रूस नेटो में नहीं है, ईरान नेटो में नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड सिनारियो भी देख लीजिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन कैसे बनता दिख रहा है। ये सभी देश अपने अपने कारणों से अमेरिकी वर्चस्व की नीति के खिलाफ मुखर रहे हैं। इस बार का मुद्दा सिर्फ अमेरिका बनाम बाकी दुनिया का नहीं, अब नेटो के भविष्य का भी है। नेटो की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है, अगर ग्रीनलैंड की तरफ कोई भी आक्रामक या दबाव वाले फैसले हुए तो उसका असर पूरा नेटो पर होगा, नेटो के ढांचे पर होगा। सवाल यह नहीं कि ग्रीनलैंड किसके पास जाएगा, सवाल यह है कि नेटो अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य देश अमेरिका के फैसले के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा। क्या नेटो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, या दूसरी तरफ नेटो के चार्टर का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा, यानी एक पर हमला तो सब पर हमला, और सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि डेनमार्क भी नेटो में ही है और डेनमार्क साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड कोई बिकने वाली चीज नहीं है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला वहां के लोग करेंगे। तो फिर ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है? आर्कटिक रीजन में अमेरिका की सैन्य और आर्थिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति अमेरिका की दिखती है, जो कि पहले ही इस रीजन में बहुत पावरफुल है। अमेरिका के कई बेसेस हैं, थुले एयरबेस भी इसी में से एक आता है। लेकिन रूस और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसकी टेरिटरी में दिखे और वहां पर अमेरिकी झंडा लहराए, क्योंकि रूस पहले से ही आर्कटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन इसे पोलर सिल्क रोड कहता है। ऐसे में ग्रीनलैंड 3 महाशक्तियों के बीच टकराव का मैदान बन जाए, यानी जैसे रूस के लिए यूक्रेन बनता दिख रहा था, वैसे ही ग्रीनलैंड हो जाए अमेरिका के लिए। उससे पहले ग्रीनलैंड को हासिल कर लो। यूएस का डेनमार्क और ग्रीनलैंड से करीबी रिश्ता रहा है। डेनमार्क नेटो का सदस्य है, डेनमार्क नेटो का संस्थापक सदस्य है। यूएस को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस रखने की अनुमति है। यूएस ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंटलाइन मानता है। ग्रीनलैंड में दबदबे से संभावित खतरे को रोकना मकसद है। ग्रीनलैंड में आर्कटिक में मौजूद है और आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है, इसलिए अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ता है। लेकिन सारी चीजों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो दूसरी तरफ नेटो खड़ा होता है। अब अगर नेटो पर ही हमला हो जाएगा, नेटो के सदस्य देशों पर हमला हो जाएगा, तो बाकी के नेटो देश क्या करेंगे? क्योंकि नेटो एक सैन्य संगठन है और 32 देशों के नेतृत्व में व्यवस्था चलती है, और नेटो के भीतर ही अमेरिका के फैसलों पर अब खुलेआम सवाल उठने लगे हैं। तो क्या नेटो अपने विघटन की ओर बढ़ रहा है या नेटो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहा है? फ्रांस पहले भी नेटो को ब्रेन डेड कह चुका है। अब ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे पर सीधे चेतावनी आ रही है अमेरिका के लिए। तो ये महज बयान नहीं है, ये दरार के संकेत है, यूरोप और अमेरिका के बीच दरार। और यही चीज दुनिया को डरा रही है, क्योंकि विध्वंस हुआ तो असर सिर्फ वेस्ट तक नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हटना, संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज करना, अमेरिका के फर्स्ट के नाम पर ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख देना, टैरिफ के नाम पर टैरिफ टेररिज्म खड़ा कर देना, और अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पहले वेनेजुएला, उसके बाद ग्रीनलैंड, उसके बाद ईरान, उसके बाद क्यूबा, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद मैक्सिको। अंतहीन सिलसिला है। यह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को विस्फोटक बना सकता है। और जब अमेरिका अपने सहयोगियों की नहीं सुन रहा, तो फिर दुनिया में किस देश की वो सुनेगा? अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो समझिए कि नेटो खत्म है, यह डेनमार्क कह रहा है। डेनमार्क कह रहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। जर्मनी ने भी यही बात कही है। ग्रीनलैंड ना तो किसी के कब्जे के लिए और ना ही बिक्री के लिए, फ्रांस ने भी क्लियर कर दिया है। तो आज जो चेतावनियां दी जा रही है वो सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है, वो वार्निंग है कि अगर अमेरिका ने, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों को सही नहीं किया और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सत्ता और पावर के हनक में काम करते रहे, तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं।
अब जरूरी क्यों है डेनमार्क, ये भी जान लीजिए अमेरिका क्या दलील दे रहा है। अमेरिका कहता है कि रणनीतिक सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों के लिए बहुत जरूरी है डेनमार्क। अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यूएस से यूरोप जाने के लिए सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड बसा हुआ है। ग्रीनलैंड में कई तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल मौजूद है, अर्थ मटेरियल मौजूद है। ग्रीनलैंड को शामिल कर यूएस अपनी ताकत रूस और चीन से दोगुनी कर लेना चाहता है। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक इशारा है, इशारा इस बात का कि दुनिया अब चुप रहने के मूड में नहीं है। अगर इशारे को नजरअंदाज किया गया तो ये इशारे कब टकराव में बदल जाएंगे कोई नहीं जानता, और कब ये टकराव थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेंगे कोई नहीं जानता। 1949 में जब नेटो बनाया गया तो मकसद यही था कि फिर कभी वर्ल्ड वॉर ना हो, वेस्ट कभी आपस में ना भिड़े। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो सिचुएशन पैदा कर दी है जिससे एक बार फिर से वेस्ट में घमासान होता दिख रहा है, जिससे नेटो और अमेरिका आमने सामने आते दिख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएस से इस वक्त डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर रही हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं, पूर्णिमा जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति क्या है जो आज अमेरिका को नेटो के खिलाफ खड़ा कर रही है, और नेटो के देश चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप ग्रीनलैंड मत आना वरना नेटो का भविष्य संकट में, नेटो डिसॉल्व होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो जय हिंद मैम। विवेक जी ये कहना, जय हिंद। पहले तो ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1949 में ये शुरू तो हुआ था, 12 कंट्रीज था, लेकिन अमेरिका हमेशा उसका इंजन रहा है, उसका बैंकर रहा है, उसका आर्किटेक्ट रहा है और उसका कमांडर रहा है। जो पैसा देगा वही कमांडर होगा, यही एक आइडियोलॉजी से वो चल रहा था। लेकिन एक जो भाषा था ना उसमें लिखा हुआ था अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये जो लाइन है ये भी अमेरिका की देन है। और ये जो नेटो की जो क्रिएशन है दिखाया तो मल्टी नेशनल फेस्ड तो दिखाते कि मास्क था, एक्चुअली इट्स ए यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी उसका ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने बनाया, फंड भी अमेरिका ने किया, यूरोप को वहाँ पे साइन अप करने के लिए अमेरिका ने पुश किया है, यूरोप को डिपेंडेंट करवाया है नेटो के ऊपर, अपने आप को प्रोजेक्ट किया और बिठाया, पोजीशन किया एज ए प्रोटेक्टर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आज उनकी हालत देख लीजिए। यूरोप इज फिनिश्ड, यूरोप इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेटो एंड अमेरिका बेसिकली। अब कभी भी अमेरिका पुल द प्लग कर सकता है। यूरोप क्या करेंगे? उनके पास कोई मिलिट्री है क्या? रशिया के लिए तो भी भाग भाग के अमेरिका के पास आते हैं। तो फिर यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किसी के नहीं सुनने वाले। अब वेनेजुएला बोलिए, कहीं अभी यहाँ तक नौबत यहाँ तक आ चुकी है, अमेरिका इज द जज, द जूरी, द एग्जीक्यूशनर, द एनफोर्सर ऑल्सो। आपको डिक्लेयर करेंगे आप टेररिस्ट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके हिसाब से आपको वहां से उठा के लेके आके यहाँ पे न्यूयॉर्क के कोर्ट में आपको जजमेंट दिया जाएगा। ये कौन सी दादागिरी है? ये कौन सी माफियागिरी है? मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि है कौन अमेरिका ये करने वाले? ये सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की सिचुएशन नहीं है, डेमोक्रेट भी ऐसे ही है, गोल सबकी एक ही है, तरीका डिफरेंट है। अब ग्रीनलैंड की बात हम अगर करें तो ग्रीनलैंड भी वही बात है, वेनेजुएला से पहले भी कह रही हूँ, दिस इज नथिंग टू डू विद ड्रग का कोई एंगल ही नहीं है, वो एक्चुअली एजेंडा बनाया गया है और वहाँ की ऑयल चाहिए उनको। और सिमिलरली अब गयाना में ऑयल मिला है, वहाँ पे जाके भी करेंगे वो ये तमाशा। सेम थिंग जो ग्रीनलैंड की बात हो रही है, मसला ये है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के वजह से डिपॉजिट्स एक्सेसिबिलिटी आप हाथ में आ रही है, तो वहाँ पे जाके आपको कब्जा करना है। वहाँ पे यूरेनियम के जैसा रेयर अर्थ भी है, तो सिर्फ यूरेनियम नहीं है, काफ़ी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट वहाँ पे है और अमेरिका को सारे रिसोर्स कंट्रोल करना है। आप वो ग्रीनलैंड में हो, कनाडा की ऑयल हो, यूक्रेनियन रिसोर्स हो, रशिया की ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, इंडिया की एग्रो मार्केट हो, कुछ भी हो, डजंट रियली मैटर। कोई भी एक्सक्यूज यूज कर देंगे और अमेरिका को उसको कंट्रोल करना है। दिस इज द गेम सर, दिस इज ऑल इट्स अबाउट। अमेरिका वंस इट्स हेजेमनी और इंपेरियल पावर को उनको दिखाना है कि हम सुप्रीमेसिस्ट है और हम सुप्रीम कंट्री है, कोई हमें टक्कर नहीं दे सकता। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग नाउ। मतलब आप कह रहे कि
लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जी तो इसी लाइन पर अमेरिका जा रहा है। मैं सिद्धार्थ जी दवे जी से जानना चाहूंगा। दवे साहब, पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं इंपीरियलिस्टिक सोच पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अब उसके लिए उसको नेटो को कुचलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है अमेरिका आज की तारीख में। जी नमस्कार विवेक जी, सभी दर्शकों को और पैनल मेंबर्स को प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक जी, ये मुद्दा केवल ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क या नेटो का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी, वर्ल्ड व्यू और जो पावर पॉलिटिक्स की जो सोच है उसको समझे बिना इसका सही आंकलन नहीं किया जा सकता है। तो मैं इसको दो हिस्सों में इसको विश्लेषित करता हूं। पहला, ट्रंप की जो वियर्ड पर्सनालिटी है वो क्या है। तो ट्रंप जो है वो पारंपरिक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। उनकी पर्सनालिटी जो टिपिकल अब तक के जितने भी राष्ट्रपति रहे वैसी नहीं है। ट्रंप की पर्सनालिटी का कोर ट्रेट क्या है? कोर ट्रेट है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट, विवेक जी। तो ट्रंप जो है वो हर रिश्ते को एक डील की तरह देखते हैं। तो चाहे वो नेटो हो, चाहे वो कोई भी अलायंस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो देशों के साथ, वो उसको एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट है उनका। नेटो में पे कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। उसके बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं? एलाइज की अगर हम बात करें तो क्या वो यूएस के लिए यूजफुल है? उनके लिए अलायंस कोई नैतिक या कोई ऐतिहासिक कमिटमेंट नहीं है विवेक जी, बल्कि एक उनका एक कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन है। और ग्रीनलैंड भी वो इसी लेंस से उनको वो दिखता है। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया, स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात है, एक चाइना रशिया कंपटीशन और यूएस मिलिट्री लेवरेज, ये सब है। बट ट्रंप के लिए ये सॉवरेनिटी इश्यू नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट एक्विजिशन, लाइक ए बिजनेसमैन है। और दूसरी जो बात है कि ट्रंप जो है वो जानबूझकर विवेक जी ऐसे बयान देते हैं जो उनके एलाइज है उनको असहज करते हैं। मीडिया को जो है वो मीडिया में वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे आते हैं और उनको एक नेगोशिएशन का एक लेवरेज मिलता है, उनके नेगोशिएटिंग लेवरेज को बढ़ाता है। तो ग्रीनलैंड पर भी अगर आप देखें तो मिलिट्री फोर्स की बात भी वो उसी कैटेगरी में आती है। पहले कुछ एक्सट्रीम बोल दो, फिर पीछे हटकर बेहतर डील लो। तो ये जो उनकी जो है ना रियल एस्टेट वाली जो नेगोशिएशन की जो शैली है, वो रियल एस्टेट उनका एक पार्श्वभूमि कर रही है। तो उनकी वो शैली है कि पहले एकदम एक्सट्रीम बोलो, फिर नेगोशिएशन टेबल पे आके थोड़ा सा एक कदम आप पीछे लो। तो ये जो है उनकी एक नेगोशिएशन की एक शैली रही है। दूसरी अहम बात जो है, जैसा आपने बताया कि वो कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं मानते हैं। ये उनके लिए सबसे असहज है। उनकी सोच केवल एक है कि वर्ल्ड इज अ जंगल एंड पावर डिसाइड्स रूल्स। और इसीलिए नेटो हो, तो चाहे पूरी दुनिया को जंगल, WTO जैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया को जंगल ही बना दिया है। जंगल, हाँ। जिसके पास जितना और पावर वो हिसाब से रूल कर रहा है। चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल का पावर है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जी, भारत को भी 140 जो करोड़ पीपल है हमारे, हमको भी उसको एज ए वेपन यूज करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए पूरी दुनिया में। राइट। लेकिन जो दूसरा पहलू है जो आपने शुरुआत में बताया कि क्या ट्रंप नेटो को खत्म कर देंगे, तो रियलिस्टिक आंसर और एक शॉर्ट आंसर है कि नहीं। लेकिन इससे जो अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे नेटो कमजोर जरूर हो सकता है। और इसको मैं अगर आप डिटेल में आपके दर्शकों को समझाऊं तो नेटो खत्म क्यों नहीं होगा, पहले इसका मैं आपको उत्तर दे दूं। तो नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो एक कन्फेडरेशन है, जैसे आपने बताया 1949 में बना था। और यूएस डीप स्टेट, पेंटागन, ये सब नेटो के पक्ष में है। और यूएसए का जो मिलिट्री है वो नेटो को एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी मानता है विवेक जी। और यूरोप में जो यूएस के बेसिस हैं, उनका जो लॉजिस्टिक्स कमांड स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा नेटो से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस, वो भी ट्रंप को रोक सकती है, क्योंकि नेटो से बाहर निकलना आसान है। एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है, उसपे काफी सारी लीगल बातें हैं, फंडिंग है, ट्रीटी कंस्ट्रेंट्स है। और सबसे अहम बात जो है वो रशिया फैक्टर है। यूक्रेन वॉर के बाद नेटो पहले से ज्यादा, मैं समझता हूं कि यूरोप में अभी रेलेवेंस हो चुका है उसका। और फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश है वो भी चाह रहे हैं कि जुड़ना चाह रहे हैं नेटो के साथ। और ये दिखाता है कि नेटो की जो एक मजबूत स्थिति हो रही है। इसलिए नेटो जो है वो ओवरनाइट कोलैप्स नहीं हो सकता है। लेकिन ओवरनाइट कोलैप्स नहीं होगा तो फिर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो। लेकिन जो मैं उसमें सबसे बड़ा जो किंतु है वो ये है कि
जी बिल्कुल। जो ट्रम्प जो है वो नेटो को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जो ट्रस्ट इरोजन है वो यूएस कर रहा है। जैसे पूर्णिमा जी ने बताया कि पहले उसका जो नारा था, कोर प्रिंसिपल था, वन फॉर ऑल फॉर नन। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं पे ये इरोड हो रहा है। डेनमार्क के पीएम का भी बयान इसी डर का एक नतीजा बता रहा है। तो ये एक एक बहुत ज्यादा एक डर फैला रहा है। ठीक है। और जो ट्रम्प है वो नेटो को पब्लिकली कहते हैं कि ऑब्सोलीट हो चुका है, अनफेयर है, बर्डन है यूएस एक्सचेकर पे। तो ये जो है लैंग्वेज अलायंस को अंदर से हॉलो कर रहा है। विवेक जी, समय हुआ तो और आगे इस मैं पर वापस विस्तार से इस पे मैं बात लौटूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट नेटो वर्सेस, मैं अपने दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं। व्हाट अबाउट नेटो वर्सेस अमेरिका? अगर ये दोनों आमने सामने हुए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर क्या होगा? नैन साहब, फिर मैं मलिक साहब के पास आ रहा हूं। नैन साहब, आपका माइक चेक कीजिएगा सर। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, सॉरी। देखिए विवेक, अगर हम ये सोचें कि नेटो आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे तो ये बेतुकी बात हो जाएगी। बिकॉज इसका मतलब नेटो एग्जांपल कभी अभी अमेरिका के ट्यूसडे खिलाफ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ट्यूसडे को देख लीजिएगा। ट्यूसडे को जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की, उन्होंने उन्होंने विजिट किया। सबसे पहले वो फ्रांस गए, फिर वो चांसलर से मिले, जर्मन चांसलर से मुलाकात की, और फिर नेटो के प्रेसिडेंट रूटे से बैठक के बातचीत की। किसी ने भी किसी ने भी मिलिट्री ऑप्शन की बात नहीं की, एक फ्रांस को छोड़ के। और फ्रांस क्यों कर रहा है? बिकॉज फ्रांस काफी अरसे से ना सिर्फ नेटो में या यूरोपियन कंट्रीज में, बल्कि कुछ गल्फ में भी अपने वर्चस्व को बनाने की, अपने आप को लीडर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। दो चार इंसिडेंट हुए हैं, अगर आपको याद हो, चाहे वो इसराइल की वॉर के बारे में हुआ हो या इजिप्ट के साथ मिलकर के बीच में छुटपुट लड़ाइयां रुकवा दी हो। क्योंकि बट उस दौरान में अगर हम देखें तो फ्रांस जो है वो यूएन में रेजोल्यूशन ले जाने की कोशिश कर रहा था गल्फ के अंदर इसराइल के रोल को, जहां जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे थे, और बीच में इन लोगों ने फिर वो रातों रात बात करके शांत कर दी। यानी फ्रांस हमेशा से यूरोप के अंदर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो अभी देखिए मार्क रूटे की, अब देखिए, अगर फ्रांस आगे आके अमेरिका के खिलाफ ये बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजने को तैयार हैं अगर डेनमार्क चाहे तो, ऐसे में उसी फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने तो ये बात छेड़ी, लेकिन डेनमार्क खुद ही ये बात नहीं कर रहा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि खबरदार, जो ग्रीनलैंड की बात की, हम ग्रीनलैंड को बेचेंगे नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। यही बात जाहिर कर देती है कि नेटो हो या यूरोपियन यूनियन, वो अमेरिका के कितने कितने खिलाफ वो एकजुट होंगे। कोई भी नहीं होगा। एक फ्रांस ने बोल दिया, फ्रांस तो हमेशा से इस, मैंने बता दिया आपको, वर्चस्व ढूंढ रहा है। दूसरा, देखिए सेकंड पॉइंट अब ये है कि जब जब आपका यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और इन लोगों ने सारी ताकत यूक्रेन में झोंक रखी है रशिया के खिलाफ, कि रशिया को हमने वीक करना है, रशिया को इकोनॉमिकली वीक करना है, रशिया को मिलिट्रीली वीक करना है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे बैठ जाता है जाकर के, तो आपको लगता है कि क्या यूरोप इस तरफ को मुंह करके अमेरिका से लड़ने की बात करेगा? क्या बेवकूफी है। आज की तारीख में पूरा नेटो घबराया हुआ है, उनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। हंगरी को ले लो, इटली को ले लो, सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं बात मानी, क्यों नहीं रोका अमेरिका को। अमेरिका ने बाल्टिक स्टेट से, एस्टोनिया से, लिथुआनिया से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए हैं, चले गए हैं वो वहां से, एयर बेसिस खत्म कर दिए अपने। और उन्होंने रशिया को कह दिया भाई इनको ठोको। क्यों? अमेरिका चाहता है इधर रशिया वीक हो और ये यूरोप भी वीक हो। घूम के आएगा किसके पास? अमेरिका के पास। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, मैं माफी चाहूंगा जो रिपब्लिकन बैठी हैं यहां पे, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं कि अगर अमेरिका के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा के एक फॉर्मूले के अंदर वो ग्रीनलैंड को लेना चाह रहा है, बिकॉज आर्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा आइलैंड इस दुनिया का, अगर कोई डिफेंस की पोजीशन बन सकता है अमेरिका के डिफेंस के लिए भी और यूरोप के लिए भी, जब चीन और रशिया के जो पानी के जहाज हैं या शिप्स हैं जो आर्टिक ओशन के अंदर लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो बहाना हो रेयर मिनरल को लेने का, चाहे वो बहाना हो अपनी एक्सटेंशन करने का, बट डेफिनेटली ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका आएगा। और आप देख लीजिएगा ये सब शोर शराबे जो हो रहे हैं, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की, ये भी जो
कहते हैं ना कि शिष्टाचार में बातचीत नहीं हुई। अभी लास्ट बार जब वो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, तो दोनों के बीच में बड़ी गर्मा गर्मी हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि क्या कीमत लगाओगे आप ग्रीनलैंड की। उसने बोला नहीं, हम तो बेचते नहीं, हमारे आपकी कीमत लगा दी। फिर ऐसी बात थी। तो ये आपके फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि जब हमने मिलिट्री भेजने की बात की वहां पे फ्रांस ने ग्रीनलैंड में, तो डेनमार्क की तरफ से उसके बारे में चू तक नहीं की गई। जी आई रेस्ट माई केस। जी, आपका ये कहना है कि अमेरिका के सामने सभी नतमस्तक हो जाएंगे? ये जो भी बोलने की बात है, सब कूद रहे हैं। मैं मलिक साहब का रिएक्शन चाहूंगा। उसके बाद जो सवाल आपने पूर्णिमा जी से पूछा है, पूर्णिमा जी से, इसके बाद पूर्णिमा जी से मैं जवाब ले लूंगा। मलिक साहब, आपका रिएक्शन। विवेक जी, जो कर्नल नैन साहब बोले थे, मैं उस बात को वहीं से शुरू करता हूं। इस बात से मेरा एनालिसिस यही कहता है कि देखिए, अमेरिका के खिलाफ यूरोप डायरेक्टली पंगा नहीं लेगा, ना ही नेटो के सामने आएगा। ये बात है कि लिप सर्विस करेंगे, सभी लोग कर भी रहे हैं। अमेरिका ये कहता है कि ग्रीनलैंड मेरे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, मेरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे वो जो प्रेजेंस जो चाइना और रशिया की है वो उसको नलीफाई करना चाहता है। देखिए, इसी पर्पज के साथ वो यूक्रेन को बैक कर रहा था। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका का शुरू कराया हुआ है, लेकिन ये आप उसको दिखता है कि यूक्रेन का जो दाम है उसका वो थोड़ा बैकफायर कर गया उसको, और उसमें काम नहीं कर रहा है। पुतिन का जो अप्रोच है, उन्होंने ये नहीं सोचा था बाइडेन प्रशासन से लेके अभी तक कि पुतिन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी किसी चीज पे कंसेशन नहीं देंगे, किसी चीज को डिस्काउंटेड नहीं देंगे। अभी उनको यही लग रहा है कि ये जो यूरोप है, पूरे नेटो कंट्रीज है, इनके साथ इनकी जरूरत है नेटो, न कि अमेरिका की। तो पूरे नेटो कंट्रीज, पूरे जो आज की डेट में अमेरिका के अलावा जो 31 देश हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेटो को किसी न किसी रूप में बाहर रखा जाए, क्योंकि अम्ब्रेला उनको चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ 5-6 महीने पुरानी बात है, आप देखिएगा, जब इन्हीं ट्रंप साहब ने कहा था कि सभी यूरोपियन नेटो कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, और मजबूरन उनको बढ़ाना भी पड़ा। कारण यह है कि अब देखिए मजबूरी किस साइड है। शॉट्स ले रहे हैं ट्रंप, और मजबूरी में खेल रहे हैं रिसीविंग एंड पे पूरा नेटो नेशंस, क्योंकि आवश्यकता उनकी है। असलियत में देखा जाए, इसके जेनेसिस पे जाए, रूट्स पे जाए, तो नेटो का तो अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। ये अस्तित्व में आया था वार्सा पैक्ट के खिलाफ, और वार्सा था सोवियत संघ के लिए। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, तो वार्सा पैक्ट की आज नेटो की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए देखा जाए उस हिसाब से तो। लेकिन आज चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो एग्जिस्टिंग नेटो कंट्रीज है वो नहीं चाहेंगे कि ये डिसॉल्व हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए जो इसके मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे, और अपने कंसर्न को दिखा के अमेरिका से कुछ कंसेशन लेना चाहेंगे। लेकिन ये भी मैं भी मानता हूं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे नजर लगाए हुए है, और आज की बात नहीं, 6 महीने से जब वो कनाडा का जिक्र किया और ग्रीनलैंड का जिक्र किया, देखिए वो एक भूमिका बना रहे थे, सो दैट ये चीजें एकदम से ना आए और एकदम से विस्फोट की तरह ना आए। ये बात हम तब भी, जब भी हम फॉलो करते हैं जियोपॉलिटिक्स को, तो हम तब से इसको फॉलो कर रहे हैं। वो बीच बीच में ग्रीनलैंड का मुद्दा लेके आ जाते हैं। और अब मैं इस बात को लिंक करना चाहूंगा पूर्णिमा जी की बात से। देखिए विवेक, ये तो सोने पे सुहागा है। उसको ये टाइमिंग ऐसा मिला है कि जब वो अपनी सिक्योरिटी को कहते हुए, यानी यूएस अपनी सिक्योरिटी को साइट करते हुए वहां पर आधिपत्य भी जमा लेगा, तो उसके पूरे मिनरल्स उसी के हाथ में आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आज की जो हालत है, हो सकता है आज के 20-30 साल बाद वहां पे बर्फ कम हो। आप जो बात कह रहे हैं कि वहां के मिनरल्स यूएस के हाथ में आ जाएंगे, आज ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला अमेरिका को देगा। तो ये तो खुले तो लूट का संसाधन बना रखा है, इसमें आप क्या ही कह सकते हैं भाई। ये तो मुहर तो लगी है। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड में जो संसाधन है, क्रिटिकल मिनरल पर चाइना की मोनोपोली है, ट्रंप उसको काउंटर करना चाहते हैं, तो ऑयल और उन देशों से काउंटर कर रहे हैं जिनके पास क्रिटिकल मिनरल है, लाइक यूक्रेन और ग्रीनलैंड। आप इसको, मैं इस तरह से लिंक करके इसको पेश करना चाहूंगा कि देखिए, जब भी अमेरिका चाइना को आंख दिखाता है, चाइना उसको वापस उसके प्लेस में बिठा देता है। किस वजह से? मिनरल्स को कंट्रोल करके, रेयर अर्थ को कंट्रोल करके। अब अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर उसको इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में वापस अपना स्थान गेन करना है, तो इन जो रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल्स उसको कहां से मिलेंगे? क्योंकि चाइना तो अपनी मोनोपोली छोड़ेगा नहीं, और चाइना के पास इन रेयर अर्थ मेटल्स को, इनको बेसिकली इनको रिफाइन करने की जो फैसिलिटी है, वो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। रेयर अर्थ मेटेरियल तो और, जी सर बिल्कुल सही बात है, नहीं है वो फैसिलिटी किसी बात। इतनी बड़ी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है जितना चाइना अकेले रिफाइन और प्रोसेस करता है क्रिटिकल मिनरल्स को।
तो ये 3-4 पॉइंट करके ये इस टाइम ट्रम्प साहब के हक में जा रहे तो हैं। इसलिए अब ट्रम्प मैं साहब इस बात चाह रहे को हैं कि भाई चाइना को ऑयल चाहिए तो ऑयल ही कंट्रोल कर लो, ऑयल हमारे हाथ में, अब हम ऑयल से डील करेंगे, आप क्रिटिकल मिनरल से डील करो। लेकिन इन सब के बीच में पेश रहे वेनेजुएला जैसे देश, ग्रीनलैंड जैसे जी। देश, ईरान जैसे देश, इराक, सीरिया, मिडिल ईस्ट, ऑलमोस्ट सारे ऑयल पे तो आप वो कोई भी एक लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते। वेनेजुएला पर हमले का एक बड़ा मकसद ये भी था कि वेनेजुएला से बहुत सारा ऑयल चाइना जा रहा था, और वेनेजुएला एक मेजर सप्लाई ऑयल सप्लायर था चाइना के लिए, और चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल को कंट्रोल कर रहा है, वो अमेरिका को देने से मना कर रहा है। तो अमेरिका अब अपनी ताकत दिखा रहा है। मैं आपने नैन सर ने कुछ सवाल पूछा था पूर्णिमा जी से, मैं उसका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं अपना सवाल पूछता हूं। पूर्णिमा जी, पहले बताया था उसमें कोई चेंजेस नहीं मेरे स्टेटमेंट में। यूएस बैंक रोल्स इट और डिमांड भी करता है उनका डोमिनेशन, और यूएस रूल्स राइट करते हैं और यूरोप सिर्फ साइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। तो उनका कोई टूथ नहीं मतलब है यूरोप इसमें, का इनके कोई पास बैकबोन delivery नहीं है, बट टूथलेस है डेफिनेटली यूरोप, नहीं है। अब और टंगलेस डेफिनेटली भी है। नहीं, पहले से तो कहा जाए। मतलब यूरोप के मुंह में जबान ही नहीं रूसोफोबिया है। जो है, रूसोफोबिया जो है, उन्होंने बना चढ़ा के बना के खड़ा कर दिया, बिल्कुल सही 1991 बात में है। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद नेटो एक्सपेंशन का क्या जरूरत था? अगर जरूरत था वहां पे डरा चढ़ा के ये बनाया ना, इसके अच्छा, एक्सपैंड ये करके बड़ा फिर ये बड़ा मजेदार है पूर्णिमा जी, ये बड़ा मजेदार है कि यूरोप को पहले 4 साल तक अभी डराया है अमेरिका ने रशिया के जरिए, रूसोफोबिया जिसको आप कह रहे हैं, कि अब वो उनकी मजबूरी है, नेटो वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। 100% जिस दिन नहीं नेटो से छोड़ छूटे नहीं उस छोड़ दिन सकते। रूस घुसा इधर से बोरिया बिस्तर लेके, और अमेरिका कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड हमको दे दो। अब यूरोप इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, या तो रशिया से बचा लो या ग्रीनलैंड दे दो, ये डील भी अब फंसेगी बीच में। ये बड़ा मजेदार गेम हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शतरंज की बिसात पर घिर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने तो चेक एंड मेट खेल दिया है, और रूस के साथ तो दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मतलब यूरोप को चांपो और ग्रीनलैंड हथियाओ, कब्जा करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूर्णिमा जी। नहीं, उसका भी कुछ आइडिया है। वहां पे G2 के बारे में भी पहले बात हो चुकी थी मेरे ख्याल से, जो पहले कह रहे थे कि नहीं, पुतिन बेसिकली पर जो नरमी है वो एक स्ट्रैटेजी है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। यस सर, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली चाइना के साथ हाथ बढ़ाएंगे। आपको कोई अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, देयर इज गोइंग बी टू सुपर पावर्स व्हिच इज अमेरिका एंड चीन। उनको बोलेंगे हम अपना जगह हम कंट्रोल करेंगे, आप एशिया ले लो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे कि आपको याद है अफ्रीका की, आप अगर मैप देखेंगे, जब उनके पास नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, सब, फ्रांस, सब वो कब्जा करके बैठे हुए थे, और उनके बीच में बैठक हुआ था कौन सा जगह कौन कब्जा करेंगे। तो ये वैसे ही होने वाला है। सिमिलरली टुडे मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होने वाला, बाइपोलर वर्ल्ड होने वाला है उनके हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, कि उनको लगेगा कि चाइना इज ए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, उनको नहीं हरा सकता है, तो हम अपना जगह क्लेम करते, उनको अपना जगह दे देते। बाद में जाके वो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट नाउ आई थिंक द G2 का जो कन्वर्सेशन है वो फिर से शुरू होने वाला है। मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के साथ इन दिनों चल रहा है, वो दोनों दोस्त बन पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बाह मरोड़ने में लगे हुए हैं, दोनों मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। एक ऑयल को लेकर कर रहा है, एक क्रिटिकल मिनरल को कर रहा है, और दुनिया में जितने भी इस वक्त भसड़ हैं अलग अलग कोनों में, सब में इन दोनों के वजह से, एक तरफ चाइना एक तरफ अमेरिका, दोनों के अभी चांदी को लेकर इतने पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आया है चाइना, उससे सारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन दवे साहब से जानना चाहूंगा कि ये जो अभी कहानी समझ में आई कि रशिया के साथ फ्रेंडली रहो, रशिया यूरोप को चांपता रहेगा, अमेरिका इधर से कहेगा ग्रीनलैंड दे दो, डेनमार्क कह रहा है जो नेटो है, ग्रीनलैंड कह रहा है नेटो खत्म हो जाएगा, तो यूरोप चाहता नहीं नेटो खत्म हो। 1-2 देश है मजबूत, लेकिन सभी 32 देश मजबूत नहीं है, 31 देश, उनको तो नेटो का कवर चाहिए, तो वो आ जाएंगे अमेरिका के साथ। यानी ग्रीनलैंड का जाना एक तरह से तय है। नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया विवेक जी कि ये जो स्टाइल है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि वो 4 स्टेप्स लेंगे, उसके बाद नेगोशिएट करेंगे और बोलेंगे ठीक है, आई विल टेक 1 स्टेप बैक। तो डेफिनेटली जो नेटो का कवर है, जो डेनमार्क को मिला है, ग्रीनलैंड के पास है, उसके चलते ग्रीनलैंड को ये नहीं ले सकते। बट हाँ,
ये हो सकता है कि ये जैसे मैंने बताया कि 4 स्टेप लेके 1 स्टेप बैक, तो ये हो सकता है कि वो बोले ठीक है वहां पे हमारी मिलिट्री प्रेजेंस आप बढ़ा दीजिए, वहां पे आप जो मिनरल्स है उसका, रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका हमारी कंपनीज को और यूएस को एक्सेस दीजिए। तो ये हो सकता है कि वो पूरा उसको, पहले तो उन्होंने खरीदने की बात की, और जैसे मैंने बताया कि उनकी ट्रांजैक्शनल स्टाइल है ट्रम्प की, और वो सोचते हैं कि हर चीज जो उनको पसंद है जो वो एक्वायर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये मैं समझता हूं कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो। लेकिन जो ये स्टाइल है ट्रम्प की, वो 19th सेंचुरी स्टाइल है पावर पॉलिटिक्स की, और वो उसमें वो लगता है विश्वास करते हैं। ये अभी का समय जो है वो वैसा नहीं है। बट आपने जो आकलन में बताया कि कहीं ना कहीं पे अगर ट्रम्प चाहते तो वो रशिया से इस बात पे कर सकते थे कि यूक्रेन के साथ जो है एक इसका जो वॉर है वो बंद हो, लेकिन वो रशिया को भी एक तरह से एंगेज करके उसके उनके साथ एक फ्रेंडशिप रख के या फिर उसके साथ एक रिलेशनशिप रख के वॉर को कंटिन्यूटी चाहते हैं, ताकि यूरोप में जो उनकी प्रेजेंस है, यूरोप की जो स्थिति है जिसमें वो यूएस पे डिपेंड हो रहा है मिलिट्रीली, वो हमेशा बनी रहे, ऐसा ट्रम्प चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें बहुत लंबी स्ट्रैटेजी नजर आती है। जिस तरह से यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने घेरा है, नैन साहब के पास जा रहा हूं, वो तो अब समझ में आ रहा है कि डेनमार्क का पूरा खेल क्या था। अब यूरोप बिल्कुल दबा हुआ, अब अमेरिका भी यूरोप को दाब रहा है, और पुतिन तो पहले 4 साल से चांपे हुए हैं। नैन साहब, यानी डेनमार्क में घुसेगा अमेरिका, ये तो 100% तय है, और ये यूरोप जो है वो टूथलेस की तरह बिहेव करेंगे। विवेक, ग्रीनलैंड डेनमार्क का नहीं इलाका है, वो उपनिवेश है उसका। आई नो, Let's understand. बिल्कुल, मुझे पता है। तो उपनिवेश और का ये भी है कि डेनमार्क अपने बजट का आधा हिस्सा ग्रीनलैंड को देता है ताकि ग्रीनलैंड चले, क्योंकि ग्रीनलैंड का अपना कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी बिल्कुल है, लेकिन उसका फायदा भी तो डेनमार्क उठा ही रहा है ना। लेकिन ये कह देना कि वो, फिर तो वही वाली बात हो गई कि जैसे फिर या तो डेनमार्क का कब्जा पूरा करा दीजिए उसके ऊपर, और या फिर अमेरिका करा दिए, फर्क क्या पड़ गया। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है कि जो अभी रशिया लड़ रहा था यूक्रेन के अंदर, अमेरिका को अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सारी चीजें शुरू कर दी हैं, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। पिछले कोल्ड वॉर के टाइम पे 70 टाइम्स, 70 बार रिजीम चेंज करने लैटिन अमेरिका में किए हैं, 70 बार। और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर नजर रखना अमेरिका की कोई नई बात नहीं है। 1943 से पहले ईरान के अंदर जो ऑयल कंपनी काम करती थी, उसने जब अमेरिका के साथ तनातनी हुई तो क्या हुआ था, शाह को बिठा दिया। 1979 तक पूरा सब कुछ यूज हुआ ईरान का। सबसे बड़ा तेल भंडार है ईरान के पास भी, नंबर 2 पे। नंबर 3 के ऊपर कनाडा के पास है। अब कनाडा पे नजर डाल दी कि ये तो 51st स्टेट है हमारा। और वेनेजुएला तो पकड़ लिया आपने बताया 2 से 3 करोड़ बैरल्स जो है, वो बोला वेनेजुएला को आप निकालो, और बोला कि जो पैसा आएगा ना इससे, ये नहीं बोला कि वेनेजुएला के लोगों को दिया जाएगा, वेनेजुएला एंड अमेरिकन दोनों नाम लिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज नहीं इसको ब्लेम करो। डोनाल्ड ट्रंप की नीति या अमेरिका की नीति है। अमेरिका ने, चाइना जो आज बोल रही है कि चाइना के साथ हाथ मिलाएगा, आई एम सॉरी टू से, मैं डिसएग्री करूंगा इस बात से। मैं नहीं मानता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, बिकॉज ये वही चाइना है जब अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर के अंदर खुद अमेरिका ने इसको पैदा किया। खुद अमेरिका ने इसको मोस्ट फेवरेबल नेशन घोषित करके इससे सामान लेना शुरू किया, इसकी इकोनॉमी बढ़ानी शुरू की, बिकॉज दे वांटेड। पैसे दिए थे सर, और पैसे देकर वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया। 1979 तक तो चाइना भिखारी था, वो एक डंपिंग जोन था पूरी दुनिया का। वहां के पूरी दुनिया के सामान जाकर वहां पर डंप किए जाते थे बड़े बड़े शिप्स में। चाइना ने कहा हमारे पास, अमेरिका ने कहा हमारे पास आबादी नहीं है, आप हमें बना के दो, हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। डॉलर इन्वेस्ट हुए, उसके बाद वहां की इकोनॉमी बूम कर गई। एग्जैक्टली विवेक। नाउ व्हाट अमेरिका वांट्स, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अमेरिका डज नॉट कंसिडर रशिया अ बिगर एनिमी देन चाइना। एग्जैक्टली। तो दे वांट अ गुड टर्म्स विद रशिया नाउ। और जो नेटो कंट्रीज हैं, जैसे बता रहे थे कि जब आपने बताया कि अर्स्टवाइल रशिया, सॉरी सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके बाद में नेटो की क्या जरूरत थी। तो अगर मान लो फिनलैंड हो,
चाहे आपका स्वीडन हो, चाहे आपका यूक्रेन हो, ग्रीस हो, चेचन्या हो, या मोल्डोवा हो, इन सब के अंदर अगर नाटो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो डेप्थ किसको मिल रही थी? अमेरिका को नहीं। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। डेप्थ मिल रही थी इन यूरोपियन कंट्रीज को। और पैसा कौन खर्च कर रहा? जैसे पूर्णिमा जी कह रही थी, सारा पैसा जा रहा था अमेरिका के जेब से। तो अमेरिका ने कहा कि बहुत हो गया भाई, ये क्या नाम, फ्री के हॉलीडेज, आप अपना पैसा खर्च करो। पैसा खर्च करेगा तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उसके हथियार कौन खरीदेगा? यूरोप। लेकिन यूरोप ने पंगा करने की कोशिश की। इन्होंने आपस में बैठ के ब्रुसेल्स में बोला, चलो हम खुद बनाएंगे, अपनी मिसाइल बनाएंगे, हम यूरो फाइटर बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो चिढ़ गया अमेरिका। अमेरिका ने बोला ये क्या बकवास है, इतने सालों तक तुमको पैसा खिलाया और तुम लोग कहते हो कि हमारे खिलाफ भी कोई बनाओगे? हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, आ जाओ। इधर से रशिया ठोकेगा, इधर से हम बैठे हैं। थोड़े दिनों बाद में घूम फिर के एक दो चार को छोड़ के सारे के सारे हाथ जोड़ के जाके नेगोशिएशन करने के लिए फिर व्हाइट हाउस में बैठ जाएंगे। यही पॉलिसी है अमेरिका की, कोई नई बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व हो सकता है कि पहले अमेरिका इसको बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से या श्रूड तरीके से कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ओपनली कर रहा है, बेवकूफ आदमी है। मतलब That's पूरा all. पूरा पूरा गेम पावर का है। मलिक साहब का रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मलिक साहब अब जो सिचुएशन जैसा कि बता रहे हैं नैन साहब कि यहां पर अब ओपन गेम है, जिसके हाथ पे जितना पावर उसके हाथ में दुनिया की चाबी। अब वो ग्रीनलैंड में घुस जाए, चाइना इधर ताइवान में घुस जाए, मतलब 2026 में बेड़ा गर्क होना तय है। विवेक जी, कभी कभी चीज ना पास्ट के किसी एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाती है। ईरान इराक का 9 साल तक युद्ध चला। इराक को कौन बैक कर रहा था? अमेरिका, ओपनली। बिल्कुल। ईरान को बैक कौन कर रहा था? इजराइल। इजराइल किससे हथियार लेके ईरान को सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका से। तो अमेरिका तो पोप आ रहा, डायरेक्ट हथियार बेचो इराक को, इनडायरेक्टली बेचो इजराइल के थ्रू ईरान को, और लड़ने दीजिए 9-10 साल लड़ने दीजिए। देखिए, आज इस एग्जाम्पल से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं विवेक कि अमेरिका के अंदर भी आज एक चिंता है इकोनॉमी को लेकर। जिस तरह से वर्ल्ड अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट हो रहे हैं, अमेरिका भी चिंतित हो रहा है कि ये मेरी मोनोपोली, जो मेरे हाथ में ताकत थी दुनिया की, मैं दुनिया को हिलाता था अपने डिसीजन से, वो उसको चैलेंज करने वाले प्लेयर्स खड़े हो रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा ये प्लेयर्स लाइक जैसे कि भारत, कि ये प्लेयर्स आके अपने डिसीजन खुद ले और अपने मतलब शॉट्स खुद कॉल करें। अब मैं दूसरा इसका एक और पक्ष में आप आता हूं यूरोप पे। देखिए, अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, उस पे कुछ दिनों पहले 28 सूत्रीय एक कार्यक्रम पेश हुआ। उसको इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, कभी यूरोप ने कर दिया, कभी जर्मनी ने कर दिया। उसको घटा के किया गया 20 सूत्री। 20 सूत्री पे फिर यूरोप पड़ गया, फिर यूक्रेन ने मना कर दिया। देखिए, एक तरीका यह है कि अभी ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पे जब अमेरिका एग्रेसिव होकर अपना वहां पर अपना चाहे एयर बेस बनाए या वहां पर मिलिट्री बेस को अपना एक्सपेंशन दे, तो क्या होगा? यूरोपियन देश यानी नेटो देश कुछ कंप्रोमाइजिंग की स्थिति में आएंगे और अमेरिका इस कंप्रोमाइज की स्थिति को डिस्काउंट लेगा यूक्रेन वार के खिलाफ, यूक्रेन रशिया में। और वो ये चाहेगा कि यूक्रेन वार बंद हो और क्लेम ले अपना मतलब क्रेडिट ले खुद को। तो कहने का मतलब यह है कि वो इस चीज से चल के वो अपने दोनों हित साध रहा है, ये इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर। तो अब रशिया के साथ ये बात, मैं जो लर्नेड स्पोक्स पर्सन है उनके मैं मान रहा हूं कि रशिया के साथ फिलहाल ट्रंप साहब का सॉफ्ट एटीट्यूड नजर आता है। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि चाइना के साथ वो कितना भी G2 बात कर ले, चाइना ही अल्टीमेटली उनका इकोनॉमिक राइवल है। तो ये सब सिनेरियो देखिए, पूरे सिनेरियो में मुझे लगता है कि इन सब अनसर्टेनिटी में जो यूएसए है वो अपने आप को, अपनी सिंहासन को थोड़ा हिला हुआ पा रहा है। मतलब डेनमार्क भी जाएगा, यूक्रेन को भी समझौता करना पड़ेगा, यूरोप को भी घुटनों पर आना पड़ेगा। ये सब कुछ 2026 में आने वाला है और अमेरिका सब कुछ अपने बलबूते कर। जी, ये सरप्राइज नहीं होगा अगर जो वेनेजुएला वाला ऑपरेशन हुआ सेम ऑपरेशन जेलेंस्की के साथ हो जाए, क्योंकि उन्होंने हिंट दे दिया है रिजीम चेंज। नैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये संभव है। मैं जस्ट एक मिनट लूंगा मैं विवेक जी। देखिए, वेनेजुएला के अंदर चीन के $100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट हो रखा था, निवेश था।
रातों रात अब तो ये इतना क्रूड ऑयल भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लेंगे। बिल्कुल। क्या किया चाइना ने, क्या किया? रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक सिंबॉलिक नेवल एक्सरसाइज कर रहे इकट्ठे होकर के ब्रिक्स की तरफ से कुछ देशों को लेकर के। जस्ट ट्राई टू टेल अमेरिका को देखो हम लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, हम भी इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आज की तारीख में अमेरिका से डायरेक्ट उलझने की, पंगे लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, न करेगा। रही बात चाइना के अंदर आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है, देखिए चाइना ने 9 डैश लाइन को लेकर के और अपने आइलैंड्स वाइलैंड्स बना के और ये इंडोनेशिया के साथ में थोड़े बहुत पंगे कर रहा है। उनकी शिप बेचारे फिशरमैन के ऊपर पानी वानी मारता रहता है। लेकिन ताइवान हो या कोई और प्लेस, लेकिन जब नहीं लेने देगा अमेरिका। जब बांस ही नहीं रहेगी बांसुरी कैसे बजे? नहीं लेने देगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका। खुद ही कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, मुझ पर ये इंपीचमेंट ले आए अगर मैं पावर में लो हुआ तो। ये उनका स्टेटमेंट है, उनको अपनी कुर्सी का डर लग रहा है। पूर्णिमा जी बताएंगे कि इंपीचमेंट के लिए भी 2-3 रीजंस हैं जिसके अंदर जो कि लागू नहीं होते अभी उसके ऊपर। वो सब लोग कह रहे हैं तो मिड टर्म इलेक्शन का डर उनको एक और ग्राउंड होता है, कोई उससे कुछ नहीं होने वाला इनका। ये ही विल स्टे देयर। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट अस रिकॉग्नाइज इट कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या हुआ है, गेम ओपन हो गया है अमेरिका का, जो कि शुरू तरीके से चल रहा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। यूएन क्या था? मैं समझ गया सर। क्या था? पैसा WHO पे अमेरिका खर्च करेगा, यूएन पे अमेरिका खर्च करेगा, न्यूयॉर्क के अंदर सबको खाना पीना खिलाएगा, इतनी अच्छी बिल्डिंग बना के देगा। 5 कंट्रीज, फ्रांस, यूके, रूस, रशिया, चाइना एंड अमेरिका। पूरे बाकी लोग क्या बंदर? जाके बैठ जाओ, सब पूरे दिन डिस्कस करते हैं और शाम को खड़ा होकर बोलेगा नो तो वीटो हो गया, खत्म हो गया। पूर्णिमा जी से मेरा सवाल है, मैं सर समझ गया सर आपकी बात, क्यों अमेरिका ही जो है वो पूरे यूरोप और नेटो का ख्याल रख रहा था। मैं पूर्णिमा जी से मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप में? क्या किसी तरह की दिक्कत है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा है? हो सकता है ना, क्योंकि अभी जेडी वांस को प्रमोट किया जा रहा है उनको, उनका सक्सेसर के हिसाब से। बट इतना जल्दी फर्स्ट ईयर खत्म ना होते होते उनको जेडी वांस को दिखाना और बार बार उनका इंटरव्यू आना, उनका शॉर्ट्स पब्लिसाइज करना कॉन्स्टेंटली, दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी ऑल्सो। क्योंकि अभी 1 साल खत्म नहीं हुआ, 3 साल अभी बचा हुआ है नॉर्मल तरीके से। कल मैंने एक क्लिप देखा है, हमारी जो कांग्रेस की जो स्पीकर है माइक जॉनसन, उन्होंने एक बात कह गई है, उसका मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन आप भी थोड़ा सा रिसर्च करके देख लेना। कहीं पे उन्होंने ऐसे कह गया कि हमारा जो अभी 3 साल बचा हुआ है वो बहुत अच्छा रहेगा, और ऊपर से ट्रम्प का 2 साल है। इसका क्या मतलब था? माइक जॉनसन ने ये कहा है और ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला होगा। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा देखूंगी, बट यू हैव टू टेक देम ऑन देयर वर्ड, ऑन देयर स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल दिया उसको एनालाइज करने कुछ तो खिचड़ी पक रही है, मतलब जी प्लान बी तैयार कर रहे होंगे पूर्णिमा जी, प्लान बी तैयार कर रहे होंगे मुझे जहां तक लगता है। लेकिन एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है इस वक्त पूरे, अगर हम वेस्ट में देखें, और अमेरिका का पावर गेम एक तरफ नजर आता है। 2026 में ऐसा लगता है बहुत कुछ होने वाला है, हर दिन बहुत कुछ होने वाला है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, ग्रीनलैंड की राजधानी कहां है? ऑप्शन ए इलुलिसात, ऑप्शन बी नुक। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर। सही जवाब भेजने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।